अस्सलाम वालेकुम जी। ये बात करेंगे आज बहुत ही अहम, और वो है लीरा इतनी तेज़ी से क्यों गिर रहा है और आखिर कौन से फैक्टर्स हैं जो पीछे पड़ गए हैं तुर्की की इकॉनमी के, उसकी मईशत को तबाह करने के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। कौन से ऐसे हालात हैं जिसमें तैयब उर्दगान जैसी पॉपुलर गवर्नमेंट और पॉपुलर लीडर भी संभाल नहीं पा रहा तुर्की की मईशत को। आप ये देखिए, फरवरी में लीरा का रेट जो है वो 6 लीरा का 6.96 लीरास का $1 मिल जाता था। इस वक्त आप देखें तो बुलंद तरीन सतह पर चला गया 19 दिसंबर को 2021 को, और ये 16.66 लीरा जो है वो सिर्फ मिलने लगे $1 के। इतना ज्यादा कौन सा कोहराम बर्पा हो गया? आखिर कौन से लोग थे जिन्होंने, इन्वेस्टर्स ने वहां से पैसे निकाल लिए? स्टॉक एक्सचेंज में क्यों इतनी ज्यादा गिरावट हो गई? 2023 में डेफिनेटली इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन अर्ली इलेक्शंस की आवाजें भी उठ रही हैं, और एकदम से जो ग्रानी का तूफान, महंगाई का तूफान उठा है वहां पर, उसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं? आप जेन में रखिएगा कि तैयब उर्दगान जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के एक ऐसे लीडर हैं जो हमेशा आवाज उठाते हैं सूद के खिलाफ, कैपिटलिज्म के खिलाफ, और हमेशा हिमायत करते हैं इस्लामी निज़ाम हुकूमत की, इस्लामी बैंकिंग सिस्टम की। तो ये कौन से फैक्टर्स हैं जो ऐसे मुल्क के मईशत को तबाह करके ये साबित करना चाहते हैं कि बगैर सूद के दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता? इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट निकाल दी, डॉलर की परचेज एकदम से हाई राइज पर चली जाती है, और अचानक आपके इलेक्शंस के ठीक 1 साल पहले ही ये इतनी महंगाई का तूफान जो उठा दिया जाता है, इसके पीछे फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम रोशनी डालेंगे। हमारे पैनल में शामिल हैं मसूद राजपूत साहब, यूसुफ शाह साहब और मलिक अब्दुल मनान साहब। तो इन तीनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जी। प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी मुस्लिम उम्मत जो है, जो उम्मत मुस्लिमा है, उसका एक किस्म का मैं देख रहा हूं कि जैसे जंग है उसकी दूसरे निज़ामों के साथ। क्योंकि हमने जैसे ही थोड़ा सा प्राइस किया है किसी भी मुस्लिम मुल्क ने मईशत में या किसी चीज़ में, तो फौरन इतनी तेज़ी से उस पर हमले होते हैं इस तरह के, चाहे वो मुआशी हो, चाहे उसकी मईशत को तोड़ा जाए, उसके पैसे को तोड़ा जाए, महंगाई का तूफान डाला जाए, उसकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जाए, ये तकलीफें उठ जाती हैं लोगों को। तो इस पर ज़रा रोशनी डालिए। जो सवाल है वो मैं आपके सामने रखूंगा, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपकी आंखें जो हैं वो खोलने के लिए काफ़ी हैं, वो ज़रा सुन लीजिए कि पिछले सिर्फ 2 महीनों में 50% से ज्यादा इजाफा हो गया डॉलर की कीमत में लीरा के मुकाबले में। लीरा बिल्कुल जमीन बोस हो गया। तो उसमें आप ये देखिए कि फरवरी में जब ये 6.96 लीरा मिल जाया करते थे $1 में, अब 19 दिसंबर को 16.66 लीराज, इतना ज्यादा, 3 गुना से भी ज्यादा का फर्क तकरीबन देखने में आ रहा था। और 26 को फिर एकदम से, क्योंकि कुछ फलाही और रफाही काम और अमेंडमेंट्स की गई और शरह सूद में तेजी से इजाफा किया, मजबूरन घुटने टेक दिए तैयब उर्दगान ने इस पूरे मुआशी निज़ाम के सामने। और ये जो एकदम से परेशानी उन्होंने देखी, सियासी हवाले से भी देखी, महंगाई बढ़ी तो अवामी रिफ्लेक्शन आया, अवाम फौरी तौर पे छित्ती हो जाती है, आपको पता है, पागल हो जाती है। उसे ये होता है कि बस हमें सस्ती चीज़ें मिलती रहे, चाहे वो उधार पर हो, बेईमानी से आए पैसा, चाहे हमारा वक़ार, हमारा दीन मज़हब गया भाड़ में तेल लेने, हमें बस सस्ती चीज़ें चाहिए, सकून चाहिए, अयाशी चाहिए और बस इत्मीनान चाहिए। अवाम इतनी बड़ी सोच नहीं रखती, मुश्किल उठाने के मूड में नहीं होती। तो जो सियासी गवर्नमेंट्स होती हैं फॉरेन प्रेशर में आती हैं। यही चल रहा है तैयब उर्दगान के साथ। उनके हमायती भी जो है वो बैक ड्रॉ पे चले गए, फौरी बैक स्टेप कर गए, प्रेशराइज कर दिया। आवाम में अंदर भी रिफ्लेक्शन आ रहा है, बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, मीडिया भी फौरन चीख चीख के कह रहा है हाय महंगाई मर गए। क्योंकि जाहिर है कि रोज़ाना जो मुश्किल है वो कोई जंगी सूरत हाल के आदी नहीं होते हैं आवाम, तो वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं। 26 दिसंबर को ये फिर फौरी तौर पे 10.91 लीरा पर डॉलर आ गया, और उसके बाद फिर 31 दिसंबर को दोबारा 13.29 पर आ चुका है। ये जो इतनी तेजी से फ्लक्चुएशन हो रही है, इसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो फायदा उठा रहे हैं, इन्वेस्ट करते हैं, निकालते हैं, जिन्हें पता है कि ट्रेंड क्या चलेगा, डॉलर कहां तक जाएगा, कहां तक नहीं जाएगा। तो जनाब, सबसे पहले मसूद साहब, आप मुझे ये बताइए कि आखिर इस लीरा के गिरने की वजूहात क्या थी, क्या रीजंस थी, ये सब कुछ क्यों हो रहा था? आप क्या रीजंस समझते हैं कि क्या क्या होता चला गया? जरा इस पर रोशनी डालिए। जी बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया नवीद साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे पास जो फैक्ट्स एंड फिगर है उनके मुताबिक 2012 में एक अच्छी डेवलपमेंट टर्की में स्टार्ट हुई थी।
और उस टाइम टर्की के पास एक बहुत अच्छा फॉरेक्स रिजर्व भी इकट्ठा हो रहा था कॉन्टिन्यूसली। उस टाइम टर्की की गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम इस रिजर्व को, इस पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। फिर उन्होंने सेंट्रल बैंक से वो पैसा लिया और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और तेज़ी के साथ बड़े बड़े और नए नए ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट रियल एस्टेट में लाते रहे। ये पैसा जो उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, ये पैसा बेसिकली सेंट्रल बैंक के पास होना चाहिए था। जब 2017 में ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए और ठीक 2 साल के बाद पेंडेमिक आ गया कोविड की शक्ल में, और टर्की के साथ साथ पूरी दुनिया में एक रिसेशन आ गया, पूरी दुनिया ही डिस्टर्ब हो गई। टर्की का जो प्लान था कि हम रियल एस्टेट में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाद में इन प्रोजेक्ट्स को सेल करेंगे और दोबारा नए सिरे से इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, ये प्लान उनका बिल्कुल ही फेल हो गया। एक ये वजह भी थी लीरा के गिरने की, और दूसरी जो मेन वजह थी लीरा के गिरने की, वो थी इंटरेस्ट रेशो की। तैयब उर्दुगान ने इंटरेस्ट रेशो एकदम नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर जो थे वो अपना पैसा बैंकों से निकालते गए, और जो बेसिकली जो बाहर का पैसा पड़ा हुआ था वो सेंट्रल बैंक से वापस निकलता गया, और जिसकी वजह से महंगाई ज़्यादा बढ़ गई। मेरे ख्याल में तो ये एक वजह है। जी, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर अब मैं यूसुफ शाह साहब से पूछना चाहूँगा कि यूसुफ साहब, आप ये बताइए कि आपका क्या ख़्याल है, ये जो इक़दामात कर रहे हैं तेज़ी से, जो 7% से 14% तक लेके गए थे शरह सूद को बैंकिंग सेक्टर के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी, और आम आवाम के जितने भी बैंकिंग रिजर्व्स थे उनके लिए शरह सूद तेज़ी से बढ़ाई थी उर्दुगान ने। अभी वो 20% कर दिया उन्होंने। तो ये इक़दामात जो इनके हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने फौरी तौर पे कुछ बॉन्ड्स भी इशू किए हैं, कुछ दीगर इक़दामात भी किए। उन इक़दामात पर भी रोशनी डालें और बताएं क्या ये देर पा हैं, क्या ये सस्टेन कर पाएंगे इकॉनमी ऑफ टर्की को। तो इस पर यूसुफ शाह साहब, आप अपनी राय का इजहार कीजिए, प्लीज़ बताइए। जी बिल्कुल नवीद भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि एक इस्लामी तरीक़ाकार है जिसमें सूद को जो है हराम करार दिया गया है, और हराम चीज़ को अपनी उसके अंदर से निकालना चाहिए, जिसके ऊपर तैयब उर्दुगान साहब ने काम भी किया। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। वो ये है कि किसी भी मुल्क की एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जिस पॉलिसी के तहत किसी भी मुल्क को चलाया जाता है। इस पॉलिसी को जो है कंट्रोल करता है उस मुल्क का सेंट्रल बैंक। जैसे पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है, इसी तरह से हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होता है जो इस पॉलिसी के तहत चीज़ों को चलाता है। इस पॉलिसी में 3 चीज़ें होती हैं जिनके अंदर ना रहकर इस पॉलिसी को चलाया जाता है, जिसमें एक इंटरेस्ट रेट होता है, एक गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, और तीसरा जो होता है बैंक रिजर्व्स होते हैं। अच्छा, इसमें 2 तरह की पॉलिसीज़ हैं जिनके अंदर काम किया जाता है। एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी और दूसरी होती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी। जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है, इसके अंदर इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है, बॉन्ड्स जो हैं वो बाय किए जाते हैं, और सेंट्रल बैंक के जो रिजर्व्स होते हैं उनको बढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो है ना महंगाई जो है, महंगाई बढ़ती है, लेकिन इससे जॉब्स क्रिएट होती हैं, मार्केट में पैसे की रेल पेल होती है। लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से चीज़ों की कीमत ख़रीद जो है, लोगों की कीमत ख़रीद वो कम हो जाती है, लोग चीज़ों को परचेज़ नहीं कर पाते। अच्छा, दूसरी तरफ जो दूसरी पॉलिसी होती है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, उसके अंदर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, जो बॉन्ड्स होते हैं उनको सेल किया जाता है, और जो सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स होते हैं उनको कम किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो महंगाई है वो तो कम हो जाती है, लेकिन जॉब्स कम हो जाती हैं, लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, क्योंकि लोग अपना पैसा जो है वो बैंक में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, मार्केट में नहीं निकालते पैसे को, मुख्तलिफ चीज़ों को बनाते नहीं हैं। कोई समझ लें, आप इसको इस तरह से देख लें, कोई शॉप्स नहीं खोलते, किसी तरह के कोई नए प्रोजेक्ट नहीं बनते, सारा का सारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ होता है। तो इस वजह से अब पहले जो तैयब उर्दुगान ने बात की थी वो यही की थी कि आप एक्सपेंशनरी पॉलिसी के तहत हम इसको जो है इंटरेस्ट को कम करते जाते हैं, और इससे क्या होगा कि हमारी उसमें से, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में से इंटरेस्ट कम होता जाएगा, शरह सूद कम होती जाएगी, और हम एक इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम की तरफ चले जाएंगे। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक कही कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को नहीं आने दे रहे, तो इस वजह से उन्होंने अपना पैसा यहाँ से निकाला और कहीं और ले गए। तो उससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ी। देखें, अब लीरा जो है पिछले 2 महीने में 48% लॉस पे गया है, यानी कि 48%
उसका लॉस लगा है लीरा को। पिछले दिनों थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन ये अभी एक्सपेक्टेड है कि ये आगे फिर ऐसे होगा और ये थोड़ा सा फिर ऊपर जाएगा। और 2022 में जो इन्फ्लेशन है वो एक्सपेक्टेड है 30% पे जाने की। अभी 21% पे थी, तो ये हालत थी, तो ये 30% पे जाने की, समझ ले इसको 30% पे ये जा सकती है। हाँ, सही कह रहे हैं आप जनाब, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक आपने फरमाया। और उसके बाद फिर अब हम चलते हैं मलिक अब्दुल मनान साहब के पास। अब्दुल मनान, आप क्या समझते हैं? क्या ये इस्राएली और यहूदी साज़िश है? ये इस्राइल इसके पीछे है, अमेरिका इसके पीछे है? आप जानते ही हैं कि ना ईरान की हिमायत कर सकता है खुलकर ये टर्की, और ना ही इस्राइल की हिमायत कर सकता है। ये सैंडविच बना हुआ है, दोनों ममालिक के सेंटर में भी है। जोग्राफियाई लिहाज से भी बड़ी अहम इसकी स्ट्रेटेजिक पोज़ीशन है। और क्या करेगा ये इन सूरत हाल के अंदर? इसको किस ब्लॉक में जाना चाहिए इंटरनेशनली? क्या ऑप्शंस हैं टर्की के पास? और क्या ये साजिश है, नहीं है? ये वही सूद के खिलाफ सारा कुछ हो रहा है, या सूद के हक में हो रहा है, कैपिटलिज्म को स्ट्रांग करने के लिए हो रहा है? इस बारे में आपकी क्या राय है, बताइए। जी, नवीद भाई, बिल्कुल आपने ठीक बात की, और मसूद भाई ने भी बिल्कुल ठीक बात की, और शाहजी ने भी। इसमें मैं अपने इनपुट ये देना चाहूँगा कि जिस तरह आप पूछ रहे हैं कि जो इसराइल है या अमेरिका है या यूरोप है, इनका क्या इसमें किरदार है। पहली चीज़ तो ये है कि ये हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान हो या टर्की हो या ईरान हो या कोई भी और मुस्लिम कंट्री हो, उनमें उनकी इकॉनमी में इन कंट्रीज़ का जो है हमेशा से ही इन्फ्लुएंस रहता है। तो ये लोग ही कंट्रोल कर रहे थे। और वैसे भी आपको, हम सबको पता है कि अमेरिका का, यूएसए का जब दिल करेगा वो जितने मर्ज़ी डॉलर जो है वो प्रिंट कर दे। तो ये तो फैक्टर्स अपनी जगह पे हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में ये जो हुआ है, इसमें सबसे गौर करने वाली बात, इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है, जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था तो मैं डिफरेंट माहिरीन को सुन रहा था। तो इसमें माहिरीन की 2 तरह की राय हैं। पहली तो ये है कि उन्होंने कुछ वहाँ के सोशल मीडिया में भी, और वहाँ के मीडिया ने भी ये बात की है, और अपोजिशन जमातों ने भी, कि डॉलर को अगर आप इस तरह मसनूई तरीके से कंट्रोल करेंगे तो इसके असरात ठीक नहीं आएंगे। इसकी एग्जांपल इस तरीके से दी जा सकती है कि जिस तरह इसहाक डार साहब ने डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन जो अब हमारी मौजूदा हुकूमत है इमरान खान साहब की, वो ये कहते हैं कि नहीं, डॉलर को जो है आप अपने कंट्रोल में ना रखें, मार्केट में छोड़ दें। मार्केट जो है वो डॉलर का रेट तय करेगी ओपन मार्केट में। अच्छा, इसमें भी 2 तरह से इसको लिया जाता है कि पहला तो ये है कि अगर हम डॉलर को कंट्रोल करेंगे खुद, अगर गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करेगी, जिस तरह तैयब उर्दगान ने एक किस्म का डॉलर को खुद कंट्रोल किया है, हुकूमत ने खुद कंट्रोल किया है। उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ दी हैं, जिस तरह आपने देखा कि लीरा जो है वो 16 लीरा पे $1 पहुंच गया था, तो वो फ़ौरन ही उसको 11 लीरा के ऊपर ले आए। उसमें फ़ॉरेन करेंसी उन्होंने ऐलान ये किया कि फ़ॉरेन करेंसी जो है वो आप बाय ना करें, ठीक है। और जितने भी आपके फ़ॉरेन रिज़र्व्स हैं वो लोगों ने, उनकी वहाँ की आवाम ने भी उनको सपोर्ट किया, और उन्होंने 1 घंटे के अंदर जो है वो $1 बिलियन वहाँ पे सेल हो गया, जिसकी वजह से जो है वो लीरा की वैल्यू जो है वो बेहतर हो गई। उसके बाद उन्होंने न्यू इकॉनमी पूरी एक अपनी पॉलिसी दी, जिस पे उन्होंने कहा कि हम इन्फ्लेशन को जो है वो 4% पे रोक देंगे। उसके बाद हम शरह सूद जो है उसको भी हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, कम कर देंगे। और फिर मैंने जैसे आपको बताया कि 1 घंटे के अंदर उन्होंने $1 बिलियन जो है वो इकट्ठा कर लिया, लोगों ने मार्केट में सेल कर दिया, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि अगर आप लीरा जो है वो अपने अकाउंट्स में रखेंगे तो हम आपको उस पे प्रॉफ़िट भी देंगे। अगर लीरा की वैल्यू डाउन भी हो जाती है तो तब भी हम आपको प्रॉफ़िट की मद में आपका लॉस कवर करेंगे। कुछ इस तरह की उन्होंने पॉलिसीज़ दी। तो इसका 2 तरह की माहिरीन राय देते हैं कि इस तरह से अगर आप इकॉनमी को कंट्रोल करेंगे तो इसका आगे चल के आपको बहुत मनफ़ी असरात मिलेंगे। सेम अगर हम इसको पाकिस्तान में देखें, जो इमरान खान साहब कहते हैं, उनकी भी यही राय है कि हम इकॉनमी को या डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल नहीं करेंगे। हम डॉलर के रेट को मार्केट पे छोड़ देंगे और मार्केट तय करेगी कि डॉलर का एक्चुअल रेट क्या है। लेकिन हमने यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि अगर हम मार्केट में डॉलर को ओपन कर देते हैं, मार्केट रेट तय करती है, तो उसके भी कोई बेहतर नताइज या असरात आपको फौरी तौर पे तो नज़र नहीं आते। क्योंकि अवाम जो है, जिस तरह अभी आपने कहा कि अवाम बर्दाश्त नहीं करती, अवाम सब्र नहीं करती, अवाम तो सब्र नहीं कर पाती, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, मामलात आसान नहीं रह जाते।
इसीलिए जो दूसरी तरफ राय है वो ये है कि नहीं, अगर तैयब उर्दगान ने जिस तरह से ये सारे स्टेप्स लिए हैं, तो उससे फ़ौरी तौर पे उन्होंने डॉलर को कंट्रोल किया है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है, मामलात हुकूमत के कंट्रोल में रहते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं इसी तरह ही चलती रहती हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ लोग कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ये सब कुछ क्यों नहीं कर रहा, तो वो मैंने आपको बता दिया कि ये 2 तरह की जो थॉट्स हैं, जिसकी वजह से ये हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हम ओपन रहने देंगे डॉलर को और मार्केट तय करेगी डॉलर का एक्चुअल रेट क्या है, हम मसनूई तौर पे नहीं करेंगे। लेकिन तैयब उर्दगान ने फ़ौरी तौर पे अपने लिरा की वैल्यू को सँभालने के लिए उन्होंने जो है वो खुद से कंट्रोल किया है। बस यही डिफ़रेंस है। बाकी इन्फ्लुएंस तो हमेशा से ही इन तीनों कंट्रीज़ का रहा ही है, मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर। तो यही सब चीज़ें चल रही हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। जी, डियर व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम और इसे बिल्कुल हल्का मत जानिएगा। ये बहुत ही खतरनाक सूरत-ए-हाल है। ये उम्मत मुस्लिमा के लिए और हम पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक सूरत-ए-हाल है। यही सूरत-ए-हाल हमें भी फेस करनी पड़ सकती है। महँगाई का तूफ़ान हो सकता है, रुपया डॉलर के सामने गिर सकता है, कोई भी अनइवन सूरत-ए-हाल हो सकती है। पूरी दुनिया इस वक़्त लपेट में अजीबो-गरीब किस्म की साज़िशों और कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज़ के इस वक़्त सिर्फ़ करने वाला काम ये करना है आपने कि अपने आप को ज़हनी तौर पे मज़बूत रखिए, अपनी फ़िक्र को बचा कर रखिए इस आने वाले तूफ़ान से, क्योंकि कोई भी सूरत-ए-हाल जो है वो इस वक़्त पाकिस्तान को भी स्ट्राइक दे सकती है। तो आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने तक़वे का, ईमान का जो लेवल है वो बहुत हाई रखना है। क्योस नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुश्किलें आती रहती हैं, जितनी भी मुश्किलें आ जाएँ, अगर कौम एक होके उसमें से गुज़रे तो इस तरह के हालात कभी पैदा नहीं होंगे, इंशाअल्लाह। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।